नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ईओआरओ जो आरपीएससी द्वारा आयोजित जो वैकेंसी होती है, इसका एक पार्ट बी यानी इस वैकेंसी में पार्ट ए और पार्ट बी दो प्रकार का सिलेबस दिया गया। पार्ट ए में जनरल नॉलेज जीके का पार्ट दिया गया है और साथ ही साथ जो पार्ट बी है उसमें नगर पालिका एक्ट और उसमें कुछ योजनाएं दी गई है। तो आज से हम पार्ट जो बी है उस पार्ट बी के अंतर्गत जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 जो 9 है, इसको हम बहुत बारीकी से एक एक क्लू पर विश्लेषण करते हुए हम इसको जानेंगे। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एक्ट है, ये जो इसकी शब्दावली है उस शब्दावली के एक एक क्लू को आपको समझना है। हालांकि इसमें कोई बड़ा भेद नहीं है, लेकिन मेन इसकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के शब्दों का अर्थ अगर आपको समझ में आ गया तो ये कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, जो पार्ट बी जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में जो दिया हुआ है, बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखो, मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी है कि जिस पोस्ट के लिए हम जा रहे हैं और जिस पद पर हम जा रहे हैं, जहां हम नौकरी करने जा रहे हैं, तो जिस सर्विस को हम काम करते समय हम जिन शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, जिन रूल्स रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से हमें काम करना पड़ेगा, वो तो हमें आना ही चाहिए। क्योंकि हर वैकेंसी के अंदर, हर पद के अंदर जैसे कोई ना कोई सरकार द्वारा ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो कम से कम जहाँ सर्विस में हम जाएंगे तो इन शब्दों का पूरी सर्विस के अंदर हमारा हर प्रकार से प्रयोग होगा। इसलिए बहुत बारीकी से आप यूँ समझे कि आप जॉब लग गए और आपको सर्विस के दौरान इन शब्दों का प्रयोग करना है, जानना है। तो हम एक एक क्लू को बहुत बारीकी से, जितना अच्छे से विस्तारित तरीके से इस कोर्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है हम पूरा करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको एक एक क्लू को हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो पार्ट बी में जो नगर पालिका एक्ट जो बताया गया है, उस नगर पालिका एक्ट को पढ़ने से पहले आज हमारी जो कक्षा होगी वो इंट्रोडक्शन की होगी। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो नगर पालिका के लिए जो कानून बना हुआ है, जो 74वां संविधान संशोधन, जो नगर पालिकाएं जो अधिनियम बना हुआ है, उस नगर पालिका अधिनियम को हम समझेंगे। हालांकि पार्ट ए यानी जिसके अंतर्गत जीके वाला पार्ट है, जिसमें इंडिया पॉलिटी दी गई है, उस इंडिया पॉलिटी में भी स्थानीय में ग्रामीण और नगरीय स्व शासन के बारे में बताया गया। तो स्थानीय, ग्रामीण और नगरीय स्व शासन वहाँ पर जो बताया गया है उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि भाई ठीक है, जीके हमें आता है, हमें केवल पार्ट बी पढ़ना है। तो मेरा ये सुझाव है कि इस दौरान इसमें हम पहले केवल एक बेसिक चीज़ें, जो 74वें संविधान संशोधन जो है उसके तहत किस प्रकार से नगर पालिका एक्ट कानून बना, जो 74वें संशोधन के द्वारा कौन कौन से प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आईन के अंदर रखे गए थे, उनके बाद इसी व्यवस्था को कंटिन्यू आगे करते हुए फिर हम जो इसके अध्याय है, इस नगर पालिका जो हमारी राजस्थान विधानसभा ने जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया, फिर उसके अध्याय को हम पढ़ना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो आज जो हमारी कक्षाएं जो अभी रहेगी, इंट्रोडक्शन की कक्षाएं जो 3, 4, 5 क्लासेज जो हमारी रहेगी, वो नगर पालिका अधिनियम की रहेगी कि नगर पालिका अधिनियम कैसे संविधान संशोधन हुआ, उसके साथ साथ कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत जोड़े गए, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था क्या रखी गई, आईन क्या रखा गया। उसके बाद फिर हम एक्ट को पढ़ना चालू करेंगे, जिससे आपकी भूमिका बेहतरीन रहेगी और आपको समझने की चीज़ें भी आसान रहेगी। क्योंकि कोई भी हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव अगर मजबूत रहती है तभी तो बिल्डिंग अच्छी मजबूत बन पाती है। तो बस उसी से हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं बोर्ड पर नगर पालिका म्यूनसिपालिटी जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यानी हमारी पार्लियामेंट के द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 जो किया गया था, इसके माध्यम से हमारे यहाँ पर इसको संविधान में क्या दिया गया, दर्जा दिया गया था। अब देखिएगा, दो चीज़ें होती है कि जो स्थानीय स्वशासन जो है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देश में शहरी निकाय, देखिए देश में क्या है, शहरी निकाय। मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके माध्यम से कि देखिए 3 चीज़ें होती है। जैसे नगर पालिका, इस कानून का जैसे नाम है नगर पालिका,
कानून का नाम ही नगर पालिका है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कैसे कि एक छोटे लेवल पर होगी नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड, ठीक है। यहाँ होगा नगर परिषद और यहाँ होगा हमारे नगर निगम, ठीक है। अब जो नगर पालिका बोर्ड है यहाँ पर क्या है, मैं जैसे यहाँ लिख सकता हूँ 20,000 से 1 लाख, एल यानी लाख, के यानी हजार, यानी जिस शहर की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक है वहाँ क्या बनेगी, नगर पालिका। देखो नगर पालिका के अंदर आप नगर पालिका ना समझे, नगर पालिका के अंतर्गत 3 प्रकार के बोर्ड आते हैं, व्यवस्था आती। कानून का नाम नगर पालिका, तो नगर पालिका में 20,000 से 1 लाख तक है वहाँ बनेगा नगर पालिका बोर्ड बनेगा। और जहाँ जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख है वहाँ बनेगी नगर परिषद। और जिस शहर की जनसंख्या अगर 5 लाख से ज़्यादा है वहाँ क्या बनेगा, नगर निगम बनेगा। हालांकि जनसंख्या एक ही आधार नहीं है, कई प्रकार के आधार है। हमारी राजस्थान विधानसभा ने बहुत सारे जनघनत्व का भी आधार रखा है, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी आप एक बेसिक क्राइटेरिया देखेंगे। इस प्रकार से नगर पालिका में 3 प्रकार के टाइप आते हैं, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, देश में शहरी यानी नगर निगम 5 लाख से ज़्यादा, नगर निगम की शुरुआत सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के समय, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान ने तो संविधान लागू होने के बाद भी बहुत समय बाद हमारी संसद ने 74वें संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। उससे पहले अंग्रेजी हुकूमत के समय मद्रास में 1787 में, बम्बई में 1726 में और कलकत्ता में 1726 में, यानी सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि मद्रास भारत का ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पर उस स्टेट में जो शहर रहा मद्रास, वहाँ पर सबसे पहले इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है 1687 के अंदर। अब राजस्थान में इसकी शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के समय माउंट आबू में कहाँ, 1864 में। तो सबसे पहले मद्रास शहर में नगर निगम की ऑल ओवर इंडिया लेवल पर देखा जाए तो 1687 के अंदर मद्रास में, और राजस्थान में अगर देखा जाए तो माउंट आबू में कब हुई है प्यारे विद्यार्थियों, 1864 में। फिर अजमेर में 1866, ब्यावर 1867 और जयपुर 1869। तो थोड़ा सा ये ईयर्स है, आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि भारत में सबसे पहले मद्रास में और राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू के अंदर इस शहरी निकाय की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है लॉर्ड रिपन। प्यारे विद्यार्थियों, एक भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल 1880 से लेकर 1884 इनका इंडिया में कार्यकाल था। हालांकि ये एज ए हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन आपके यहाँ पॉलिटिक्स के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। 1880 से लेकर 84 तक आप भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड रिपन था, ठीक है, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड जो रिपन थे उन्होंने सबसे पहले 1882 है उसके अंदर भारत में स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता। इन्होंने स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत इन्होंने भारत में की थी। तो भारत में कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसके साथ साथ ही देखिए अब संवैधानिक ढांचा देखिए दो, सबसे पहले कि शहरी प्रशासनिक है ना प्रभाग, यानी शहरी प्रशासनिक में नगर पालिका की कॉरपोरेट स्थिति। उससे पहले थोड़ा सा आप ये देखिए कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रांसीसी शब्द है, उसका नाम नगर पालिका जो है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो लैटिन भाषा का जो शब्द है वो म्युनिसिपैलिटीज जो है वो लैटिन भाषा का क्या है, शब्द है। तो कुछ एक बेसिक जानकारियां हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉरपोरेट स्थिति क्या होती है, क्योंकि जो नगर पालिका जो होती है वो शहरी निकाय में होती है। अब देखिए दो चीज़ें होती है जैसे एक ज़िला होता है, एक ज़िले के अंदर जैसे देखो ये बीच का एरिया जैसे मैंने लिख दिया, ये तो हो गया शहरी, ठीक है। और ये एक
अगला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण। अब देखिए जिला पूरा है, लेकिन बीच का हिस्सा कौन सा है, शहरी, और उसके ऊपर का हिस्सा कौन सा है, ग्रामीण है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलग रहेगी और रूरल एरिया है उसकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या रहेगी, अलग रहेगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। अब जो स्थानीय स्वशासन है इसमें दो प्रकार से व्यवस्था है। एक देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण होती है, ठीक है, और एक कौन सी होती है, शहरी होती है। एक ग्रामीण होती है और एक शहरी होती है। अब देखिए ग्रामीण और शहरी का क्या मतलब है यहाँ पर, कि ग्रामीण में जो होती है उसमें तो पंचायती राज व्यवस्था हो गई, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण में पंचायती राज व्यवस्था। और शहरी जो है उसमें कौन सी व्यवस्था है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नगर पालिका का अर्थ आपको बताया था। शहरी में कौन सी है बताओ, नगर पालिका है। तो ये ग्रामीण हो गई और ये कौन सी हो गई, शहरी हो गई। अब नगर पालिका जो है इसमें ध्यान रहे कि देखिए दो चीज़ें होती है। एक तो शहरी में एक कंपनी अधिनियम होता है जो 1956 के तहत उसकी व्यवस्था होती है, और एक निगमित निकाय होते हैं। एक कौन सा होता है, निगमित निकाय होता है। निगमित निकाय का मतलब ये होता है कि ऐसे निकाय जिनको निगम यानी कुछ कॉरपोरेट, यानी निगमित निकाय को हम ये कह सकते हैं कॉरपोरेट जो व्यवस्था है इसके माध्यम से इनकी स्थापना की जाती है। अब कैसे की जाती है, जैसे इसमें कॉरपोरेट में क्या क्या चीजें आती है, जैसे शाश्वत उत्तराधिकार, शाश्वत उत्तराधिकार, शाश्वत उत्तराधिकार। इसका मतलब क्या है, देखिए कंपनी में तो क्या होता है कि मैंने कंपनी बनाई, कंपनी का मेरा उत्तराधिकारी कौन है क्या नहीं है ना, वो कंपनी अधिनियम के तहत व्यवस्था होती है। कंपनी बनती है, बिगड़ती है, खत्म हो जाती है कंपनी, आज स्टेब्लिश हुई फिर कंपनी समाप्त हो गई। यहाँ क्या होता है कि शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मैं नगर पालिका में ईओ बना और मेरा आज यहाँ से ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया, तो मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो मेरी जगह तुरंत कोई अधिकारी ज्वाइन करने आएगा। शाश्वत यानी सत्य है, मेरा उत्तराधिकारी रहेगा, वो सीट खाली नहीं रहेगी। अगर मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना तो मेरे चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वापस चुनाव करा लिए जाएंगे और अगले चेयरमैन की व्यवस्था कर ली जाएगी, यानी मेरा शाश्वत उत्तराधिकार होगा। तो निगमित निकाय जो होते हैं उसमें उत्तराधिकारी होता है हमेशा ही, ऐसा वो कभी खाली नहीं रह सकता कि कोई निगम है, कोई बोर्ड है, उसका जो अधिकारी है वो कोई है ही नहीं, ऐसे ही बोर्ड चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शाश्वत उत्तराधिकार होता है कि मैं अगर आज ये हूँ तो मैं रिलीव हूँगा, उससे पहले यहाँ पर रिलीव होते ही दूसरा अधिकारी यहाँ पर क्या है, तैयार है, तो मेरा तुरंत मेरी सीट पर जो चार्ज लेने वाला व्यक्ति हो गया तो वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, शाश्वत उत्तराधिकार। दूसरा क्या होता है कि सार्वभौमिक मुद्रा, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक उसकी सील ठप्पा होता है कि जैसे कोई भी ऑर्डर नगर पालिका जारी करेगी तो उस पर उसकी सील ठप्पा रहता है। जैसे मान लो कि शहर के अंदर आज सड़कों की सफाई करनी है तो है ना, तो उसके लिए एक ऑर्डर जारी किया सफाई कर्मचारियों को, तो उसमें नगर पालिका के ईओ ने हस्ताक्षर किए और उसके नीचे उसकी क्या रहेगी, सील रहेगी। तो ये मतलब सार्व मुद्रा का मतलब है कि हस्ताक्षर मुद्रा, यानी जो हस्ताक्षर जो होंगे, हस्ताक्षर मुद्रा यानी जो सील जो होती है, हस्ताक्षर के ऊपर मुद्रा यानी सील लगाई जाएगी, तभी वो चीज़ क्या होगी, मान्य होगी। अतिक्रमण हो गया, नगर पालिका तो के द्वारा दुकानें हटाई जा रही है, तो उस अतिक्रमण के अंदर जो ऑर्डर आएगा उसके अंदर भी नीचे नगर पालिका की क्या लगी हुई रहेगी, सील रहेगी। कोई भी नई
प्लानिंग शहर के अंदर की जा रही है नगर पालिका के द्वारा, तो उस दौरान उस पर नीचे उसकी नगर पालिका की क्या रहेगी, सील रहेगी। कि इसका मतलब ये जो नगर पालिका जो बोर्ड जो भी है, चाहे वो नगर पालिका बोर्ड है, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो नगर निगम है, उसके द्वारा ये ऑर्डर क्या किया गया है, जारी किया गया। तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि निगमित निकाय जो होते हैं, जिनको कॉरपोरेट कहा जाता है, इन कॉरपोरेट निकाय का मतलब होता है कि उसमें शाश्वत उत्तराधिकार होता है, और सार्वमुद्रा का मतलब है उनकी सील ठप्पा रहता, उसी से ही वो ऑर्डर क्या होता है, मान्य होता। इसको बोला जाता है कॉरपोरेट बोला जाता है। देखिए इसको वापस हम देख लेते हैं। तो शहरी प्रशासनिक यानी कॉरपोरेट स्थिति, जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, कॉरपोरेट में एक तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, शाश्वत उत्तराधिकार, शाश्वत उत्तराधिकार। साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है आपके, सार्वमुद्रा, यानी कोई भी ऑर्डर जारी होगा उस पर मुद्रा यानी सील जो होगी, ठप्पा होगा, वो लगाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। पहले ये ध्यान रखना कि 3 अनुसूची, जो हमारी 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं, है ना। 7वीं अनुसूची जो हमारी है, उस 7वीं अनुसूची में क्या क्या है, देखिए 3। पहला संघ सूची, पहले में क्या है, संघ सूची, जिसमें 97 विषय दिए गए। दूसरी कौन सी है हमारी, राज्य सूची, जिसके अंतर्गत कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, 59 विषय। तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत कितने हैं हमारे 52 विषय दिए गए। अब जो ये राज्य सूची जो है, इस राज्य सूची में जो 59 विषय हैं, इसकी प्रविष्टि संख्या 5, प्रविष्टि संख्या 5, प्रविष्टि संख्या 5, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे नंबरिंग होता है ना, जैसे अपन यूं कह सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी जैसे पूरे 59 विषय दिए हुए हैं, तो 59 के अंदर जो ये 5वां नंबर का जो संख्या है, वहां पर क्या दिया हुआ है कि ग्रामीण, पहले देखिए हेडिंग कैसे डली हुई है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वहां ऐसे लिखा हुआ है कि स्थानीय शासन, पहले तो जो ऊपर हेडिंग दी हुई है उसमें क्या दी हुई है, स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट। अब इस लोकल गवर्नमेंट को भी वहां पर 2 भागों में इन्होंने तोड़ा है। कैसे तोड़ा है, उसमें एक तो वहां पर लिखा है ग्रामीण, और दूसरा क्या लिखा है, शहरी यानी नगर पालिका। अब वहां पर इन दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है, स्थानीय स्वशासन। क्या लिखा हुआ है, स्थानीय स्वशासन। तो दोनों के लिए वहां पर स्थानीय क्या लिखा हुआ है, स्वशासन लिखा हुआ। तो पहले जो हेडिंग है उस पर तो लिखा हुआ है स्थानीय शासन। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ ले कि जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची है, उसकी प्रविष्टि संख्या 5, यानी जो क्रमांक संख्या जो 5 है, उसके ऊपर जो सबसे पहले इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन है, तब आपको उत्तर क्या बताना है, स्थानीय शासन शीर्षक ये। अब उस शीर्षक के अंदर अगर हम देखें तो 2 प्रकार की सरकारें इन्होंने बांटी है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो 5वीं जो ये आपकी प्रविष्टि संख्या 5 है, इस प्रविष्टि संख्या 5 के अंदर ही स्थानीय शासन भी लिखा हुआ है और स्थानीय स्वशासन भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो हम नगर पालिका जो एक्ट पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत कहाँ होती है, कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ, उसके अंदर कौन सी सूची, राज्य सूची में नंबरिंग कौन सी है, उसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ, ये बेसिक आधार जो है हमारे इस एक्ट को पढ़ने का, ये बेसिक आधार है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर ये व्यवस्था दी गई है। तो पहली बात की, जैसे पंचायती राज हमारे ग्रामीण जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई और जो शहरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, ये कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का क्या है विषय, जिसमें प्रविष्टि संख्या 5 पर ये क्या है, उल्लेखित की गई है। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए, मूल संविधान में शहरी निकाय अंकित नहीं था। अनुच्छेद 40 में केवल ग्राम पंचायतों के लिए ही निर्देश था। देखिए, जब भारत का संविधान का जब निर्माण हुआ था, तो उसके अंतर्गत महात्मा गांधी की ये विचारधारा थी कि भारत की जो आत्मा है वो भारत के गांव में बसती है। इसलिए गांधी जी का ये मानना था कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, गांव की अपनी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सरकार होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ
गांधी जी की जो विचारधारा थी, लेकिन अंबेडकर इस विचारधारा के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि अभी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जब तक गांवों की नहीं सुधरेगी तब तक राजनीतिक स्थिति देना ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय केवल अगड़ी जातियां, जो 10% लोग थे जिनके पास पैसा था, मान सम्मान था, इज्जत थी और उनका गांव में दबदबा था, तो वही लोग सरपंच बनेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, गांव की सरकार चलाएंगे। अगर रिजर्वेशन दे भी देंगे तो वो निम्न जातियों के लोगों को कुर्सी पर बैठने देंगे, नहीं देंगे तो लड़ाइयाँ होगी। तो इसलिए अंबेडकर का मानना था कि जब तक देश में सामाजिक व्यवस्था नहीं सुधरती, जब तक देश में आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरती, तब तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत लोगों को राजनीतिक अधिकार देना ठीक नहीं है। परंतु फिर भी गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको हमारी संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में इस बात को अंकित कर दिया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा जिस दिन राज्य को लगेगा। तो उस समय ये व्यवस्था 40 की भावना के अनुरूप ही हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ और हमारे पंचायती राज की स्थापना की गई, अनुच्छेद 40 की भावना को ध्यान में रखते हुए। लेकिन शहरों की अपनी एक सरकार होनी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। तो पंचायती राज के लिए तो आधार है अनुच्छेद 40, लेकिन शहरी निकाय के लिए कोई संविधान में आधार नहीं था। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था, इसका ये जो व्यवस्था है ये कैसे है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए 74वां संविधान संशोधन जो 1992 जो हुआ था, वो उसके तहत भारत के संविधान में भाग 9, भाग जो है, जो भाग 9 है, उस 9 में ए जोड़ा गया। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, का हिंदी में क्या लिख सकते हैं, अंग्रेजी में ए। पहली बात तो कि ये ए कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद जोड़ा जाता, अगर कोई भी अनुच्छेद संशोधन करके जोड़ा जाएगा तो वो कैपिटल आएगा। पहले तो ABCD कैपिटल रहेगी, अगर संशोधन करके जोड़ा गया है तो ABCD कैसी रहेगी, कैपिटल रहेगी। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात बिना ब्रैकेट के हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। ब्रैकेट का मतलब होता है इसके अधीन रहना। जैसे मान लो कि भाग जो 9 है वो ये कहता है पंचायतों के बारे में, ठीक है ना, पंचायत यानी ग्रामीण सरकार के बारे में बात करता है। साथ ही साथ अगर मैं यूं कर दूं कि भाग 9A, अगर इसको ब्रैकेट में कर दिया तो ये भाग 9A जो है ना, ये पंचायत के बारे में रिलेटेड ही बात करेगा, इससे अलग बात नहीं करेगा। लेकिन मैंने यूं लिख दिया कि भाग 9A, यानी ये बिना ब्रैकेट के, तो इसका मतलब 9 से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र है, यानी अपनी परिभाषा ये स्वयं कहेगा। ब्रैकेट होते ही वो उसके अधीन हो जाएगा और जो मूल जो भाग लिखा हुआ या चाहे अनुच्छेद लिखा हुआ उससे रिलेटेड ही बात करेगा। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ, तो अगर ये 9 पंचायत की बात करता, ब्रैकेट में आएगा तो ये पंचायतों से रिलेटेड ही बात करेगा, अलग बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर बिना ब्रैकेट के है तो ये अलग बात करेगा, इसका पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो ध्यान रखना भाग कौन सा है, 9 है, एक तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके अंतर्गत कि अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर संविधान में मूल रूप से जो भाग थे वो 22 भाग थे, तो फिर ये 9 बीच में कैसे आ गया, 9 कैसे आ गया। तो थोड़ा सा देखो इसका इतिहास आपको समझा देते हैं कि हमारे जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान जब लागू हुआ था, तब हमारे यहाँ राज्यों की 4 श्रेणियां रखी थी। राज्यों की कितनी श्रेणियां रखी, 4। जैसे एक इन्होंने जो आपके भाग, जैसे 9 राज्य इन्होंने रखे थे और इसमें वो रखे जो अंग्रेजी शासन के थे, अंग्रेजी राज्य। अंग्रेजी राज्य का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पर अंग्रेजों का सीधा क्या था, शासन था। तो ये तो हो गए ए कैटेगरी के। फिर बी कैटेगरी में क्या रखे, फिर 9 राज्य रखे, 9 देसी रियासत, 9 बड़ी देसी रियासतें रखी, 9 बड़ी देसी रियासतें रखी इन्होंने, ठीक है। और
बड़ी जो रियासतें थी उनको बी श्रेणी, जैसे राजस्थान बी श्रेणी का स्टेट था, ठीक है ना। फिर सी श्रेणी, इसके अंदर 7 छोटी देसी रियासतें इसके अंतर्गत रखी गई, 7 छोटी देसी रियासतें इसके अंतर्गत रखी गई। और प्लस इसमें 3 जो है जो कमिश्नरी प्रांत थे, जिसमें दिल्ली, जिसमें यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कमिश्नरी प्रांत, है ना, कमिश्नरी प्रांत, जिसमें दिल्ली था, कुर्ग था और अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान तो चला गया पाकिस्तान में, तो 3 कमिश्नरी प्रांत हमारे यहाँ पर ये हो गए। और चौथी जो चीज़ थी जो डी श्रेणी जो था, उस डी श्रेणी में क्या रखा, इसमें था भाग 9, इसमें कौन सा था, भाग 9 था। और इसमें एक ही था अंडमान और निकोबार, अंडमान व निकोबार। और इसके लिए जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 243 था। तो आर्टिकल कौन सा था, 243 था। और भाग कौन सा था, 9 अंडमान निकोबार। अब जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंदर, ये तो था 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो राज्य 4 प्रकार के रखे थे, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। अब जैसे राजस्थान में बड़ी रियासतें आती थी, इसलिए आप बुक्स में पढ़ते हैं कि राजस्थान बी श्रेणी, यानी हिंदी में आप केखे गड़े कह सकते हैं, क ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी। तो यानी राजस्थान ख श्रेणी का क्या था, राज्य था। अब 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इन चारों ही श्रेणियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और नई श्रेणी रख दी 2 प्रकार की, एक तो रख दिया राज्य और दूसरा क्या रख दिया, यूटी यानी यूनियन टेरिटोरी, जो केंद्र शासित प्रदेश, जिनको आप संघ शासित प्रदेश कहते हैं। वर्तमान में 28 हमारे राज्य हैं और 8 हमारे संघ शासित क्या हैं, प्रदेश है। इन चारों ही कैटेगरी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो हम मूल बात करना चाह रहे हैं कि जो डी श्रेणी है, डी श्रेणी में जो भाग 9 था वो क्या हो गया, अब निरसित हो गया। निरसित का मतलब है खाली हो गया, ठीक है ना। एक तो ये क्या हो गया, निरसित हो गया। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो भाग 9 निरसित हुआ उसमें अंडमान निकोबार को हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 243 भी क्या हो गया, इसके अंतर्गत निरसित हो गया। जब ये दोनों ही निरसित हो गए तो भाग 9 भी खाली पड़ा है और साथ साथ अनुच्छेद 243 भी क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 और अनुच्छेद 243 दोनों ही क्या हो गए, निरसित हो गए। इसीलिए 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ, 73वें संशोधन में भाग 9 में जोड़ दिया पंचायती राज, और फिर इस 9 के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया, 9A जोड़ के 74वें संशोधन में, और वहां लिख दिया शहरी निकाय। क्या रख दिया, शहरी निकाय। तो इस प्रकार से हमारे ये भाग 9 जो नया जुड़ा है, और जो आर्टिकल 243 है इसके अंतर्गत ही इन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों की व्यवस्था इसी अनुच्छेद के अंदर कर दी, और वापस जो निरसित था उसको इस प्रकार से वापस फुलफिल कर दिया गया था। तो इस प्रकार से 243 अनुच्छेद निरसित हो गया और भाग 9 निरसित हो गया। जो खाली जगह पड़ी थी उसमें भाग 9 में पंचायतें और भाग 9A में शहरी निकाय जोड़कर इस प्रकार से वापस व्यवस्था। इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मूल संविधान में भाग 22 थे तो भाग 9 बीच में कैसे आ गया, 9 बीच में कैसे आ गया। तो ये रीजन था, ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रकार से ये चेंजमेंट यहाँ पर संविधान में किया गया था। आगे देखिएगा। अब देखिए संवैधानिक दर्जा, उसके लिए क्या है कि जो संविधान में भाग 9 के, अभी हमने देखा 9 के जोड़ा गया है। संवैधानिक दर्जा जो 74वां संविधान संशोधन है 1992 में हमने पहले बात कर ली थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, उनकी सरकार में ये व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 243 से ZG तक, तो याद करने का कि घर में PG से ZG तक, यानी P से लेकर ZG, यानी इससे पहले तक तो हमारे यहाँ पंचायती राज के आर्टिकल जोड़े गए हुए हैं, और 243P से लेकर ZG तक जो है वो आर्टिकल जोड़े गए हैं। भाग 9 में 9 क जोड़ दिया, अंग्रेजी में कैपिटल वाला ए लिख सकते हैं हम, हिंदी में ये क हो गया।
और आर्टिकल देखिए पी, इनका साथ साथ पैरेलल हिंदी भी चलता जाएगा। तो आप जैसे ABCD, जैसे ए का क ख ग ऐसे होता है, ऐसे करके इनका ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। साथ साथ जब डिटेल हम पढ़ेंगे तो इनका हिंदी और अंग्रेजी वर्जन हम दोनों ही साथ रखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ ही अनुसूची 12 जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब देखो अनुसूची क्या होती है? जो चीजें संविधान में लिख दी गई, आर्टिकल्स में लिख दी गई, उसके अलावा कुछ चीजें जो छूट जाती है, कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें होती है, उनको अनुसूची यानी एक लिस्ट बनाकर उसको उसमें लिख दिया जाता है। तो अनुसूची 12 है, उसमें 18 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 18 कार्य हैं। तो जैसे हम ये देख सकते हैं, इनको 243W के साथ पढ़ा जा सकता है। जैसे पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची है, 29 विषय हैं। और 243G यानी जी में लिखा हुआ है पंचायती राज के कार्य। अब कार्य कितने हैं? ये 29 है। 29 कौन कौन से? उनकी जो लिस्ट है वो आपको 11वीं अनुसूची में देखने को मिलेगी। ठीक ऐसे ही 243W जो आर्टिकल है, इसके अंतर्गत इस शहरी शासन के क्या दिए गए हैं? कार्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कार्य दिए गए हैं। और साथ ही साथ 243W में कार्य दिए गए हैं और उन कार्यों के लिए कौन कौन से कार्य हैं? तो 18 प्रकार के जो काम है, वो 18 प्रकार के कार्यों की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो कौन सी अनुसूची में देखना पड़ेगा? अनुसूची 12। तो इसमें तो ये लिखा हुआ कार्य होंगे, कार्य करने की क्षमता इनमें होगी, लेकिन कौन से कार्य करेंगी उनकी जो सूची बनी हुई है वो अनुसूची 12 के अंदर क्या है? उल्लेखित है। और ये जो संविधान संशोधन है 74वां संशोधन, ये दिसंबर 1992 में हमारी संसद के अंदर पारित हो गया था और अप्रैल 1993 है उसमें राष्ट्रपति की मोहर लग गई और 1 जून 1993 को भारत में क्या हो गया? लागू हो गया। तो राष्ट्रपति ने मोहर अप्रैल 1993 में लगाया। देखिए, जब तक पार्लियामेंट से पारित होता तब तक वो बिल कहलाता है, यानी विधेयक कहलाता है। जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लगेगी वो अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। और एक्ट बनने के बाद वो लागू होने की तारीख है हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने आज मोहर लगाई और उसी समय लागू हो गया। नो, राष्ट्रपति की मोहर रखते ही वो एक्ट बन जाता, फिर उसके लागू होने की तारीख अलग होती है, सरकार उसकी अलग से घोषणा करती है। तो 1 जून 1993 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब इसका कुछ इतिहास है हमारे सामने। देखो, मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी की प्यारे विद्यार्थियों जब सरकार थी तो उन्होंने 64वां और 65वां, मैं पैरेलल दोनों ही साथ समझाता जाता हूँ। देखिए, 64वां पंचायती राज के लिए, पंचायती राज, और जो 65वां था वो शहरी निकाय के लिए। 65वां जो है वो शहरी निकाय के लिए, शहरी निकाय के लिए। अब ये दोनों जो संविधान संशोधन के लिए ये विधेयक जब रखे गए थे, संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक रखे गए थे 1989 को, 1990 को यहाँ पर इन्होंने रख दिए थे। लेकिन देखो, 415 सीटें प्राप्त थी राजीव गांधी की। लोकसभा जो थी उस समय, लोकसभा में टोटल में से 415 कांग्रेस पार्टी को सीटें प्राप्त थी, यानी 2/3 मेजोरिटी थी। तो लोकसभा से तो पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल किसके पास गया? राज्यसभा के पास गया। और राज्यसभा ने इन दोनों ही संशोधनों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कहते हुए अस्वीकार कर दिया? ये कहते हुए अस्वीकार किया कि जो 64वां और 65वां जो संविधान में संशोधन किया जा रहा है, ये दोनों ही जो संशोधन किए जा रहे हैं ये राज्य सूची के विषय है। और राज्य सूची के विषय पर अगर कोई भी कानून बनता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है, तो आपको पहले अनुच्छेद 249, भारत के संविधान का अनुच्छेद 249 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा सबसे पहले 2/3 मेजोरिटी से, यानी विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव क्या करेगी? पास करेगी। और विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को ये अधिकार देगी कि संसद राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है राष्ट्रीय महत्व के विषय पर। तो राज्यसभा का ये कहना था कि आपने हमसे पूछा ही नहीं,
बिना हमसे पूछे ही आपने राज्य सूची का विषय था, और राज्यसभा जो राज्य सूची राज्यों के लिए कार्य करती है, बिना राज्यसभा को पूछे आपने इसको पारित कैसे कर दिया। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं, जैसे अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका गठन संसद करेगी, लेकिन संसद तभी कर सकती है जब राज्यसभा 2/3 से एक स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करके संसद को अधिकार देती है। ठीक ऐसे ही राज्य सूची के विषयों पर अगर संसद को कानून बनाना है तो पहले राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करके देगी, उसके बाद ही राज्य सूची पर कानून बना सकती संसद, अन्यथा नहीं बना सकती। तो राज्यसभा जो है वो इसे क्या कर सकती है बताओ, राज्यसभा ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जब राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया तो इसके लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं हुआ। ज्वाइंट सिटिंग, प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाइंट सिटिंग क्यों नहीं हो सकती? अगर धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, तो धन विधेयक तो वैसे भी कि लोकसभा ने पास किया तो 14 दिन में राज्यसभा से पारित होना जरूरी है, अन्यथा स्वतः ही पारित माना जाएगा। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो दोनों सदनों से अलग अलग ही पास होना चाहिए, दोनों सदनों से अलग अलग ही पास होना चाहिए। उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो जब राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया तो बिल वहीं पर क्या हो गए, समाप्त हो गए, बिल का कोई महत्व नहीं रहा। तो पहला प्रयास हमारे राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन उस बिल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो इस चीज को, यहां पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने 65वां संशोधन, क्योंकि 64वां पंचायती राज के लिए था, 65वां नगरीय निकाय के लिए था, 65वां लाया गया था, परंतु राज्यसभा से पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब राजीव गांधी के बाद प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद सरकार बनी थी किसकी, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब वीपी सिंह की सरकार थी, इन्होंने फिर एक विधेयक पेश किया था हमारी पार्लियामेंट के अंदर, जो पंचायती राज और शहरी निकाय को संविधान में संशोधन करने के लिए। लेकिन इसी बीच लोकसभा उस पर विचार कर रही थी, विचार करते करते ही वीपी सिंह की सरकार चली गई, लोकसभा भंग नहीं हुई। फिर नए प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने समय दिया नहीं, चंद्रशेखर की नवंबर के अंदर तो सरकार बनी थी, नवंबर 1990 में, और जून 1991 में चंद्रशेखर की भी सरकार चली गई। चंद्रशेखर भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको लोकसभा में जिनको लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो चंद्रशेखर ने ध्यान नहीं दिया, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद चंद्रशेखर की सरकार चली गई। तब जैसे ही चंद्रशेखर की सरकार गई, लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया, देश में फिर से चुनाव हुए, और कोई भी बिल, कोई भी, चाहे संविधान संशोधन हो चाहे साधारण विधेयक हो, कोई भी बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है और इसी बीच अगर लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो बिल भी वहीं निरस्त हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। तो 1990 में पुनः प्रयास हुआ वीपी सिंह के द्वारा, लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण वो वहीं क्या हो गया, समाप्त हो गया, पास नहीं हुआ। अब हमने बात करी कि अब सरकार बनती है 1991 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद किसकी बनती है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। अब नरसिम्हा राव की सरकार ने क्या करा कि यहां पर देखिए, अब नरसिम्हा राव की जो सरकार है, नरसिम्हा राव की सरकार है। अब ये 2 बिल रख रही है, एक तो 73वां और एक कौन सा रख रही है, 74वां। वही 73वां किसके लिए, पंचायती राज के लिए, और साथ ही साथ 74वां जो है वो शहरी निकाय के लिए रखा जा रहा है। ठीक है, शहरी निकाय के लिए रखा जा रहा है। और ये जो दोनों ही बिल है ये 1992 में हमारी संसद से क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन साथ ही साथ 1 जून 1993 को ये पूरे ये लागू हो जाता है आपका शहरी निकाय। देखिए, दिसंबर 1992 में लोकसभा राज्यसभा में से पारित हो गया, और अप्रैल 1993 में मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया, राष्ट्रपति की क्या लग गई, मोहर लग गई, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति। 1 जून 1993 को पूरे भारत में ये क्या हो गया, लागू हो गया। पूरे भारत में नहीं, माफ करना, छावनी क्षेत्र को छोड़कर, है ना। तो भारत में लागू हुआ, लेकिन पूरे भारत में नहीं, छावनी क्षेत्र को, जहां
सेना की छावनी होती है, वहाँ पर जो रक्षा मंत्रालय होता है उनके द्वारा अलग व्यवस्था की जाती है भारत सरकार के द्वारा, वहाँ नगर पालिका का कानून लागू नहीं होता, और बाकी जगह ये पूरे भारत में क्या हुआ, लागू हो गया। देख लीजिए, अब हमने ये देख लिया कि कौन सा संविधान संशोधन था, 65वां संविधान संशोधन विधेयक था, और जो रखा गया था राजीव गांधी की सरकार के द्वारा वो निरस्त हो गया था। उसके बाद हमने देखा नरसिम्हा राव की जो सरकार है, देखो 65वां राजीव गांधी काम नहीं चला, फिर नरसिम्हा राव की सरकार है, फिर 74वां संविधान संशोधन विधेयक रखा और ये हमारी संसद से पास हुआ, और उसके बाद इसको कानून का क्या मिल गया, दर्जा मिल गया। अब देखिए 243, ये तो हमने एक देखा संवैधानिक इसका तरीका। अब इस संवैधानिक तरीके के आधार पर हमने पहली क्लास में आज यही समझा कि संविधान में किस प्रकार से इसको क्या मिला है, दर्जा मिला है। अगली कक्षा के अंदर हम इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, एक एक आर्टिकल के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।